सभी को नमस्कार। सी शार्प स्क्रिप्ट का उपयोग करके गेम ऑब्जेक्ट्स को व्यवहार असाइन करने के तरीके पर इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। यूनिटी सी शार्प भाषा में स्क्रिप्टिंग का समर्थन करती है। इसका मतलब है कि आप सी शार्प भाषा में कोडिंग करके स्क्रिप्ट लिख सकते हैं और यूनिटी गेम ऑब्जेक्ट्स पर वांछित व्यवहार लागू कर सकते हैं। इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए हम क्यूब गेम ऑब्जेक्ट को एक सरल व्यवहार प्रदान करेंगे कि जब हम माउस पर क्लिक करते हैं तो यह घूमना शुरू कर देता है और जब हम फिर से क्लिक करते हैं तो यह घूमना बंद कर देता है। तो चलो शुरू करते हैं। पहले हम गेम ऑब्जेक्ट पर जाकर फिर 3D ऑब्जेक्ट का चयन करके और फिर क्यूब का चयन करके अपने यूनिटी सीन में क्यूब जोड़ेंगे। तो हमारे सीन में एक क्यूब है। जोड़े गए क्यूब का चयन करें और इंस्पेक्टर विंडो पर जाएं। इंस्पेक्टर में हम चयनित गेम ऑब्जेक्ट के सभी कंपोनेंट्स को देख सकते हैं। उदाहरण के लिए गेम ऑब्जेक्ट क्यूब में एक कंपोनेंट बॉक्स कोलाइडर है, जिसका उपयोग हमारे क्यूब में होने वाली कोलियंस का पता लगाने के लिए किया जा सकता है। जब खेल चलता है रियल टाइम में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यह पता लगाने के लिए कि क्यूब अन्य खेल वस्तुओं से टकराया है या नहीं। इसके बाद हम इसका उपयोग अपने खेल के लिए आवश्यक व्यवहार को चलाने के लिए कर सकते हैं। प्रत्येक कंपोनेंट में अलग अलग प्रॉपर्टीज होते हैं जिन्हें मान निर्दिष्ट किया जा सकता है। तो इस कंपोनेंट के लिए कहते हैं मेश रेंडरर। हम क्यूब को उसके रूप को बदलने के लिए एक अलग सामग्री प्रदान कर सकते हैं। अपने उदाहरण पर वापस आते हुए हम सी शार्प स्क्रिप्ट जोड़ेंगे जो फिर से एक प्रकार का कंपोनेंट है, लेकिन इसे हमारे क्यूब गेम ऑब्जेक्ट में अलग से जोड़ने की आवश्यकता है क्योंकि यह मेश रेंडरर या बॉक्स कोलाइडर के विपरीत डिफ़ॉल्ट रूप से नहीं जोड़ा जाता है, जो डिफ़ॉल्ट रूप से जोड़ा जाता है जब हम क्यूब गेम ऑब्जेक्ट बनाया। इसलिए स्क्रिप्ट जोड़ने के लिए हम ऐड कंपोनेंट पर क्लिक करते हैं जो सूचीबद्ध विभिन्न कंपोनेंट्स के साथ एक पॉप अप फेंकता है। हमारे सी हश स्क्रिप्ट कंपोनेंट को कम करने के लिए हम सर्च बॉक्स में नई स्क्रिप्ट टाइप करते हैं। अब आप न्यू स्क्रिप्ट कंपोनेंट देखेंगे। इस पर क्लिक करने से सी शार्प स्क्रिप्ट के नामकरण का अगला चरण शुरू हो जाता है। हम इसे रोटेट क्यूब नाम दे सकते हैं। क्रिएट एंड ऐड पर क्लिक करने से एक नई सी हश स्क्रिप्ट बनती है जिसे अब आपकी पसंद के आईडी में प्रोग्राम किया जा सकता है। इस मामले में हम विजुअल स्टूडियो में स्क्रिप्ट खोलते हैं। आईडी में स्क्रिप्ट खोलने और संपादित करने के लिए हम अपने रोटेट क्यूब स्क्रिप्ट घटक में 3 बिंदुओं पर क्लिक करते हैं और एडिट स्क्रिप्ट पर क्लिक करते हैं। यहाँ हमारी स्क्रिप्ट है जिसके बारे में अब हम सीखेंगे। हमारी आवश्यकता यह है कि जब हम माउस बटन पर क्लिक करें तो क्यूब घूमना शुरू कर दे और जब हम फिर से क्लिक करें तो क्यूब घूमना बंद कर दे। इसलिए हमें उस इवेंट का पता लगाने की जरूरत है जब माउस के बाएं बटन पर क्लिक किया जाता है। माउस प्रेस का पता लगाने के लिए हम कोड का उपयोग करते हैं यदि इनपुट डॉट को पैरांथेसिस में 0 के साथ माउस बटन मिलता है। इस कोड को अपडेट फंक्शन में होना चाहिए। यूनिटी द्वारा प्रत्येक फ्रेम में एक अपडेट फंक्शन को कॉल किया जाता है। इसलिए अपडेट फंक्शन के अंदर का कोड हर फ्रेम में लगातार संसाधित होता है। चूंकि हम लगातार माउस क्लिक बटन घटना का पता लगाना चाहते हैं, इसलिए हम इस कोड को अपडेट फंक्शन में घोषित करते हैं। अब हमें यह जांचने की आवश्यकता है कि क्यूब को इस क्लिक पर घुमाना है या इस क्लिक पर रुकना है। इसके लिए हम एक बूलियन वेरिएबल का उपयोग करते हैं जिसे रोटेट कहा जाता है। एक बूलियन चर केवल 2 मान सही या गलत ले सकता है। इसलिए क्यूब को घुमाने की जरूरत है या नहीं, इस तर्क को नियंत्रित करने के लिए हम रोटेट वेरिएबल के वर्तमान मूल्य को उल्टा करते हैं। इसका अर्थ यह है कि यदि क्लिक करने से पहले वेरिएबल रोटेट का मान गलत था तो यह माउस बटन क्लिक करने के बाद अब सही हो जाएगा
और इसके विपरीत। इसे लागू करने के लिए हम रोटेट वेरिएबल के मान को उलटने के लिए बूल ऑपरेटर नॉट इक्वल का उपयोग करते हैं। इस तरह हम एक कंडीशन रख सकते हैं कि केवल अगर वेरिएबल रोटेट का मान सही है जब हम क्यूब को घुमाने जा रहे हैं, उसके लिए हम इस कोड ट्रांसफॉर्म डॉट रोटेट का उपयोग करते हैं जो क्यूब को एक निश्चित मान द्वारा घुमाता है जो वेक्टर 3 वेरिएबल होल्डिंग फिक्स्ड x, y और z वैल्यू द्वारा परिभाषित होता है। हमारे मामले में हम क्रमशः x, y और z मानों को 150, 300 और 60 फ्लोट मान निर्दिष्ट करते हैं। हम इस वेक्टर को टाइम डॉट डेल्टा टाइम के मान से गुणा करते हैं जो वर्तमान फ्रेम और अंतिम फ्रेम के बीच सेकंड में समय अंतराल है। हम इससे क्यों गुणा करते हैं? क्योंकि हमारा गेम अलग अलग उपकरणों पर चल रहा हो सकता है जिनमें से प्रत्येक में अलग अलग फ्रेम प्रति सेकंड निष्पादन क्षमता होती है। क्यूब रोटेशन को प्रति सेकंड फ्रेम से स्वतंत्र बनाने के लिए और इसे केवल निश्चित मूल्यों में घुमाने के लिए हम इस कारक को ध्यान में रखते हैं और वर्तमान और अंतिम फ्रेम के बीच बीत चुके समय से गुणा करते हैं। यह ऑपरेशन क्यूब को केवल निश्चित गति से घुमाएगा और यह उस डिवाइस से स्वतंत्र है जिस पर गेम चल रहा है। अब हम वापस यूनिटी एडिटर के पास आते हैं और खेल खेलते हैं। जब मैं बायां बटन दबाता हूं तो क्यूब घूमता है और जब मैं बटन दबाता हूं तो यह घूमना बंद कर देता है। फिर से अगर हम बटन दबाते हैं तो क्यूब घूमता है और हम फिर से दबाते हैं, क्यूब घूमना बंद कर देता है। हमने सी शार्प स्क्रिप्ट का उपयोग करके वांछित व्यवहार हासिल कर लिया है। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।